तो बात 1979 की है, 79 के सेकंड हाफ की है, मतलब जून के बाद की। उत्तर प्रदेश में एक जगह इटावा है, आपको पता है पूरा इटावा बेल्ट, उधर थोड़ा चंबल का भी इलाका लगता है। तो उसी इटावा इलाके में एक पुलिस स्टेशन है जो यूपी पुलिस के जुरिस्डिक्शन में आता है। उस पुलिस स्टेशन का नाम है ऊसराहार। ऊसराहार 1979 की एक शाम थी, करीब 6 बजे का वक्त था, अंधेरा होने जा रहा था। पुलिस स्टेशन में आमतौर पे जो गांव में मंजर होता है वैसे ही मंजर था। पुलिस वाले भी अब थक चुके थे, शाम का वक्त, जिनकी ड्यूटी ख़त्म होनी थी घर जाने की तैयारी, बाकी वो अपने रिप्लेसमेंट का इंतज़ार कर रहे थे। दरोगा साहब उस वक्त थाने में नहीं थे, जो दूसरे नंबर के दरोगा थे वो मौजूद थे। दरोगा की बहुत चलती है, अपने आप को पता, खास तौर पर छोटी छोटी जगहों पे। तो शाम करीब 6 बजे पुलिस स्टेशन में अब तक सब कुछ नॉर्मल था, कूल था। तभी करीब 70-75 साल का एक बुज़ुर्ग पुलिस स्टेशन में बड़ी धीमी चाल से दाखिल होता है। हुलिया देखकर पहली नज़र में लग रहा था कि बहुत ही गरीब, मजबूर, लाचार कोई किसान है। उसने कपड़े भी वैसे ही पहन रखे थे, धोती, कुर्ता, पैर में चप्पल नहीं। आमतौर पर आप जाएं और इस उम्र और किसानों की हालत तो लगभग ऐसी ही होती है इनका हुलिया। तो पैरों में चप्पल नहीं, नंगे पैर, मट्टी लगे हुए कपड़ों पर, धोती पे भी, कुर्ते पे भी, यहाँ तक कि हाथ पैर भी गंदे। ऐसा लग रहा सीधे खेत से उठकर चला रहा है ये किसान। तो मजबूर, परेशान, बेबस किसान पुलिस चौकी में, पुलिस स्टेशन में दाखिल होता है, जिसका नाम है ऊसराहार पुलिस स्टेशन। वहाँ पहुँचने के बाद वो पूछता है कि मुझे दरोगा साहब से मिलना है। कुछ पुलिस वाले बाहर टेबल पे बैठे हुए थे। छोटी छोटी जगहों पे अक्सर ये मंजर आम होता है कि आप थाने के अंदर जगह कम होती है, बाहर आप टेबल कुर्सी लगा देते हैं, वहीं बैठ के वहीं आप सारी पुलिसगिरी करते हैं। तो जो डिप्टी दरोगा जी थे वो बैठे हुए थे अपनी मंडली के साथ। ये बुज़ुर्ग पहुंचा, पूछा कहाँ है थानेदार साहब। उन्होंने कहा तो वो है नहीं, आप क्यों आए हो? तो उसने कहा मुझे एक रपट लिखानी है। पुलिस वाले ने कहा क्या हुआ, वो तो है नहीं, आप हमें बताओ। उन्होंने कहा ठीक है, तो जो दूसरे हैं दरोगा साहब उनसे लिखवा दीजिए। तो उसने कहा बताओ तो सही क्या हुआ। मेरी किसी ने जेब काट ली है और उस जेब में अच्छे खासे पैसे थे, तो जेब कतरे को पकड़वानी है और मुझे पैसे वापस दिलवा दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, आप रपट लिख लो। तो पुलिस वाले ने कहा कि ऐसे थोड़ी रपट लिखते हैं, कहाँ चोरी हुई, क्या हुई और ये पैसे कहाँ से आए, क्योंकि हालत देख के लग रहा था उसके पास इतने पैसे होंगे नहीं। तो शख्स ने कहा, जो किसान दिख रहा है, कि साहब मैं मेरठ का रहने वाला हूँ, मेरठ में बड़ी मुश्किल से कुछ अपनी ज़मीन वमीन बेची है और कुछ पैसे जोड़े खेती बाड़ी के लिए और बैल ख़रीदने थे। मुझे पता चला इस इलाके में इटावा के पास बैल सस्ते मिलते हैं, तो कुछ लोगों से बात हुई, मोल तोल भी हो गया था, बैल ख़रीदने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। लेकिन जब यहाँ पहुँचा तो अचानक देखा कि कुर्ते की जेब मेरी फटी हुई है और किसी ने काट दिया ब्लेड से या किसी चीज़ से, और मेरे सारे कई 100 रुपये जो थे वो लेके भाग गया। अब पुलिस वालों ने कहा कैसे आप पे यकीन कर लो, जो पुलिस से अंदाज़ होता है आमतौर पर कि तुम पहले तो ये बताओ कोई मेरठ से चल के इतनी दूर इटावा बैल खरीदने आता है? तुम झूठ बोल रहे हो सकता है तुम कह रहे हो जेब काटी है, तुमने ही गिरा दिया कहीं। अब गिराने में और जेब काटने में अलग अलग जुर्म धाराएँ होती हैं, तो ये आपकी लापरवाही है कि तुमने गिराया है, तो हम कैसे मान लें? और क्या सबूत है कि तुम्हारा जेब किसी जेब कतरे ने काटा है? बेचारे मजबूर किसान ने कहा कि साहब मुझे मालूम है, मैं बहुत ध्यान से आ रहा था, लेकिन ये जेब जो कुर्ता फटा हुआ है, जिस तरीके से कटा हुआ है, ये फटने की निशानी नहीं है, ये कटने की निशानी है, और किसी ने ब्लेड मारी या कुछ मारा और उसी से ये जेब काट के मेरे पैसे ले गया। आप मेरे बस पैसे दिला दो, रपट लिख लो। पुलिस वाले ने कहा कि हम ऐसे रपट नहीं लिखते हैं और आप घर जाओ। उन्होंने कहा मैं कैसे जाऊँ, क्या करूँ, लोग मेरे घर वाले क्या कहेंगे, इतनी रकम खो दी। तो बोला हो सकता है तुमने कहीं गिराई नहीं हो, तो कुछ पैसे के तुमने शराब पी ली हो, खर्चा कर डाले हो, अब घर वालों को क्या जवाब दो, इस डर से अब तुम एक झूठी कहानी गढ़ रहे हो और हमारे पास रिपोर्ट लिखाने आए हो। तो ये भी तो हो सकता है, तो हम जब तक सच्चाई नहीं जानेंगे तुम्हारी रपट नहीं लिखेंगे। अब वक्त बीत रहा है, पुलिस वाला रपट नहीं लिख रहा है, वो मजबूर किसान लगातार गिड़गिड़ा रहा है, कह रहा है कि मेरे पास बड़ी मुश्किल से ये पैसे आए थे, बैल भी नहीं खरीदूंगा और आप रपट नहीं लिख रहे हैं। उन्होंने कहा हम ऐसे नहीं लिखते हैं, आप यहाँ से जाओ, क्यों समय बर्बाद कर रहे हो। काफ़ी मन्नत समाजत की उस बुज़ुर्ग किसान ने, पुलिस वाला टस से मस नहीं हुआ। आखिर वो किसान परेशान हो गया, उदास हो गया, और उसी पुलिस स्टेशन की बाउंड्री के पास जब देखा कि कोई सूरत नहीं है रपट लिखने की और कोई लिख नहीं रहा, तब तक थानेदार साहब भी आ गए। थानेदार के आगे भी गिड़ा है,
वो भी नहीं माना। बोला हम कैसे मान लें तुम्हारा जेब का टायर, तुमने ही गिरा दिया या तुमने खर्च कर दिया। हर तरह से परेशान होकर वो जाकर उसी फटेहाल हाल में बाउंड्री के पास बैठ गया थाने के। थोड़ी देर के बाद एक सिपाही को शायद कुछ रहम आया, तरस आ गई कि एक बुज़ुर्ग आदमी है, हाल ही से लग रहा फटा हाल है, इसकी चलो कुछ मदद करते हैं। वो उसके पास गया और बोला कि एक काम करें, हम तुम्हारी मदद करा देंगे, तुम्हारी रपट लिखवा देंगे, बट इसके लिए थोड़ा खर्चा पानी चाहिए होगा। अब रपट लिखा देंगे ये सुनकर वो बुज़ुर्ग किसान खुश हो गया, चेहरे पे उसके एक हंसी आई, रौनक आई। बट जैसे ही बोला खर्चा पानी, फिर चेहरे पे उदासी आ गई। उसने कहा कि मैं तो खुद लुटाया यहाँ आया हूँ, और अब आप खर्चा पानी, कितने पैसे मेरे पास हैं नहीं। उसने कहा देखो तुम्हारे पास कई, तुमने कहा बहुत सारे, कई 100 के नोट थे, तो बरामद करनी है तो रपट लिखानी है, और रपट ऐसे नहीं लिखाएगी, साहब लोगों का खर्चा पानी तो देना पड़ेगा। तो ये हुआ कि कितना, आखिर मजबूरी में लगा कि चलो कुछ देते हैं। बात 35 रुपये में जाकर तय हुई, 35 रुपीज़। 1979 की बात बता रहा हूँ आपको, मतलब 21 और 22, 43, 43 ईयर्स बैक। 35 रुपीज़ में ये तय हुआ कि इस बुज़ुर्ग किसान की रिपोर्ट लिखी जाएगी। बुज़ुर्ग किसान खुश हुआ, फिर भी उसे लगा कि 35 रुपये भी देने पड़ रहे हैं। सिपाही ने जाकर अपने सीनियर अफसरों को बताया कि बात बन गई है, सौदा तय हो गया है, 35 रुपये दे रहा है, साहब की रिपोर्ट लिख लीजिए। अब बुलाया गया, कहा गया ठीक है अपनी शिकायत बताओ। अब एक पुलिस वाला हाथ से शिकायत नोट कर रहा है, बुजुर्ग किसान बोल रहा है, पुलिस वाला लिख रहा है। पूरा लिखने के बाद जब सारी हो गई कि कैसे कहाँ जेब कटी, उस पुलिस वाले ने फिर पूछा कि बाबा ये बताओ आप दस्तखत करोगे या अंगूठा लगाओगे, क्योंकि कंप्लेंट में ये चीज़ें होती हैं कानूनी। टेबल पे था, बाबा ने कहा कि दस्तखत करूँगा। उसने पेन आगे बढ़ाया, उसी टेबल पे स्टैम्प पैड भी रखा हुआ था, क्योंकि गांव में थाना ज़्यादातर लोग अंगूठा लगाकर ही अपनी रिपोर्ट लिखाने वाले। तो अब उसने पेन उठाया, पेन उठाने के बाद साइन किया। साइन करने के बाद पुलिस जब उस पेपर को लेने के लिए आगे बढ़ा, तभी उस बुजुर्ग किसान ने स्टैम्प पैड को भी अपने पास खींच लिया। अब पुलिस वाला परेशान कि ये पेन भी ले रहा है, स्टैम्प पैड भी ले रहा है, मतलब क्या है? अगर ये साइन कर रहा है तो फिर अंगूठा क्यों लगा रहा है, और अगर अंगूठा लगाना है तो पेन क्यों लिया? लेकिन थोड़ी देर में उसके इन दोनों सवालों के जवाब मिल गए। उस बुजुर्ग किसान ने पहले साइन किया, उसके बाद अपने कुर्ते से उसी मैले कुचैले मट्टी लगे हुए कुर्ते की जेब में हाथ डाला। कुर्ते की जेब से जब हाथ बाहर निकाला तो हाथ में एक स्टैम्प था। उस बुजुर्ग किसान ने उस स्टैम्प को उस स्टैम्प पैड पे मारा, और जहाँ साइन किया था अपने उस रिपोर्ट पे, उस पे उस स्टैम्प को मारा। मारने के बाद पर्ची आगे कर दी। जिस पुलिस वाले ने ये लिखा और लिखा रहा था, और जिसने पेन और स्टैम्प पेपर दिया था, जब उसने देखा कि ये है क्या, पहले तो वो सब पकाया हुआ कि आदमी साइन भी कर रहा है, स्टैम्प पैड भी ले रहा है, और जेब से अपना एक मोहर निकाल रहा है, और उस मोहर से उसने स्टैम्प पैड पे रोशनी लगाई, रोशनाई इंक, और उसके बाद उसने अपने साइन जहाँ किया उसके ऊपर वो मोहर लगा दिया। उसने कहा ये माजरा क्या है? पर्ची उठाई, उसके बाद उस दस्तखत को पढ़ा, और दस्तखत से ज़्यादा जो मुहर लगाई थी उस बुजुर्ग किसान ने, जब उसको पढ़ा तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। नाम लिखा हुआ था चौधरी चरण सिंह, और स्टैम्प था प्रधानमंत्री भारत सरकार। उस लेटर पर जो जेब से मुहर निकाली थी वो भारत सरकार प्रधानमंत्री की मुहर थी, और नाम अपना उस वक्त जो प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह। उस किसान के भेष में दरअसल कोई और नहीं, उस पुलिस स्टेशन में देश के प्रधानमंत्री पहुंचे थे, चौधरी चरण सिंह। अब जैसे ही उसने पढ़ा और ये मोहर देखी, तब उसको बयान भी करना मुश्किल है कि एक पुलिस स्टेशन में एक पुलिस वाला जो कुछ मिनट पहले रिश्वत मांग रहा है, रिपोर्ट नहीं लिख रहा है, जिसे वो एक गरीब, मजबूर, बेबस, लाचार किसान समझ रहा है, वो दरअसल इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है। जो होना था उसका, पूरे थाने में हड़कंप मच गया। थोड़ी देर में थाना क्या, पूरे डिस्ट्रिक्ट के तमाम आला पुलिस अफसर पहुंच गए। जितने सीनियर अफसर आसपास में जितनी जल्दी आ सकते थे, हर एक तक मैसेज पहुंची, सब थाने की तरफ भागे। चौधरी चरण सिंह वहीं बैठे रहे। उसके बाद वो उठते हैं, थोड़ी देर के बाद उनका काफिला आता है, वो बैठकर चले जाते हैं, पर जाने से पहले एक फरमान सुनाते हैं कि इस पूरे थाने को सस्पेंड कर दिया जाए, और वो पूरा थाना सस्पेंड हो जाता है। चौधरी चरण सिंह। अब ये क्यों किया उन्होंने? चौधरी चरण सिंह क्यों झूठी रिपोर्ट लिखाने गए? क्या सच्ची रिपोर्ट थी?
सच्ची हो नहीं सकती, क्योंकि एक प्राइम मिनिस्टर ऐसे हाल में एक बैल खरीदने के नाम पर इटावा पहुंचे, खुद मेरठ के रहने वाले, ये सारी चीज़ें नहीं थी। तो फिर कहानी क्या थी? चौधरी चरण सिंह मेरठ से आते हैं, किसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान नेता, जाट नेता, किसानों के बीच रहे, किसानों के बीच उन्होंने राजनीति की, आज़ादी की लड़ाई लड़ी, बापू के साथ रहे, किसानों की समस्याओं को बहुत करीब से जानते थे। वो इस देश के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे, इस देश के फाइनेंस मिनिस्टर रहे, इस देश के होम मिनिस्टर रहे और यूपी के चीफ मिनिस्टर भी रहे, मुख्यमंत्री। बात 1979 की है। 1979 28 जुलाई चौधरी चरण सिंह इस देश के 5वें प्राइम मिनिस्टर बने थे और उस वक्त मिली जुली सरकार थी। जनता पार्टी, आपको याद होगा कि एक लहर थी, तो जनता पार्टी की सरकार की तरफ से चौधरी चरण सिंह प्राइम मिनिस्टर बने। इंदिरा गांधी उस वक्त कांग्रेस की नेता थी, उन्होंने चौधरी चरण सिंह की सरकार को सपोर्ट किया और समर्थन दे दिया। 28 जुलाई 1979 को देश के 5वें प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली। शपथ लेने के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री ऑफिस की अपना काम शुरू किया। इस दौरान में प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले उनके पास बहुत किसानों की शिकायतें आती थी और उसकी वजह ये थी कि यूपी के थे, यूपी के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके थे कि सर यूपी में बहुत धांधली है, पुलिस वाले हमारे गरीब किसानों की बात नहीं सुनते, रिश्वत मांगते हैं और ज़मीनों को लेकर ख़ास तौर पर चौधरी चरण सिंह की ख़ास बात थी कि यूपी में लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार पे उन्होंने बहुत काम किया था। तो किसानों की ये समस्या किसानों के बीच से उठे हुए एक शख्स तक पहुंचती, वो सुनते और जो उनसे बन सकती थी करते। लेकिन जब वो प्राइम मिनिस्टर बने और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठे तो अचानक यूपी के किसानों को लगा कि अपने बीच का कोई आदमी इस देश का प्रधानमंत्री बना है। वो बेझिझक उन्होंने कंप्लेंट भेजना शुरू किया। जब वो अपने गाँव जाते तो वहाँ प्राइम मिनिस्टर नहीं होते, आम लोगों के बीच में हर एक को नाम से जानते थे, तो पहुँच जाते कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, पुलिस सुनती नहीं है, पुलिस रिश्वत मांग रही। तो रिश्वत को लेके उनकी बड़ी सारी कंप्लेंट आई। एक प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में उनके पास कंप्लेंट आई और वो कंप्लेंट इसी ऊसाहार थाने से आई थी। कुछ किसानों ने भेजा था कि हमारे ज़मीन का इशू है, कुछ दबंग लोग हमारे ज़मीन पे कब्जा कर रहे हैं, खेती हम करते हैं, अनाज बोले जाते हैं और थाने के जो स्टाफ हैं वो हमारे सुनते नहीं, वो हमसे तो रिपोर्ट लिखाने के भी पैसे मांगते हैं। तो इस थाने का नाम उन्हें याद था, ऊसराहार। इत्तेफाक की बात है कि प्राइम मिनिस्टर बनने के करीब 1.5-2 महीने बाद उनका दौरा यूपी का होता है। इटावा की तरफ जाते हैं पूरे लाव लश्कर के साथ। इसी दौरान उन्हें याद आया कि एक किसान ने कंप्लेंट की थी इस ऊसराहार थाने के बारे में कि यहाँ के पुलिस वाले बड़े करप्ट हैं, रिश्वत मांगते हैं। जो उनकी सभा और बाकी चीज़ें थी वो कार्यक्रम पूरा किया। शाम को उनको वापस दिल्ली लौटना है। अचानक वो अपने सेक्रेटरी और बाकी लोगों से, जो लाव लश्कर थी, सेक्रेटरी को कॉन्फिडेंस में लेते हैं और कहते हैं कि तुम लोग अपना कारवां या काफिला कहीं और ले जाओ और मुझे यहाँ एक सन्नाटे में उतारो। उनकी जो सिक्योरिटी या बाकी थी वो दूर दूर रहेंगे, कोई पास नहीं आएगा और कोई मुझे जानेगा नहीं। इसके बाद वो एक किसान का कपड़ा लेते हैं, एक खेत में जाते हैं, अपने हाथ पैर पे मट्टी लगाते हैं, चप्पल उतार देते हैं, अपने कपड़ों पे मट्टी लगाते हैं, उसके बाद गमछा लगाते हैं और एक बाल बिखराते हैं और एक जो मजबूर बेबस किसान की जो तस्वीर और हुलिया होनी चाहिए अपने आप को उसी गेटअप में ले आते हैं और उसके बाद पैदल चलते हुए उस ऊसराहार थाने पहुंचते हैं उस किसान की कंप्लेंट की वजह से। और ये देखना चाहते हैं कि यहाँ वाकई कंप्लेंट लिखने के लिए रिश्वत ली जाती है और फिर वो एक बैल ख़रीदने और जेब कटने की कहानी सुनाते हैं और वही होता है। उस पुलिस वाले ने रिपोर्ट लिखने की बजाय 35 रुपये की रिश्वत मांगी थी और फिर पूरा थाना सस्पेंड हो जाता है। सस्पेंड होने के बाद प्राइम मिनिस्टर का पूरा काफिला वहीं आता है। फिर वो चौधरी चरण सिंह असली बनते हैं, बैठते हैं और वापस आते हैं। पुराने दौर में था, राजा रजवाड़े ये लोग ऐसे भेस बदल कर निकलते थे जनता की उनकी परेशानियों को समझने के लिए। लेकिन आज़ाद भारत में ये इकलौती मिसाल है किसी प्राइम मिनिस्टर की जो अपने लोगों के बीच अपनों की परेशानियों को समझने के लिए भेस बदल कर एक पुलिस स्टेशन में जाता है। और ये इकलौती मिसाल ये भी है कि अपने ही देश की पुलिस अपने ही प्राइम मिनिस्टर से एक रिपोर्ट लिखने के लिए रिश्वत मांगती है, 35 रुपये। ये कहानी हमेशा चौधरी चरण सिंह की याद दिलाती है। चौधरी चरण सिंह जी की एक दूसरे इसमें यह है कि इत्तेफाक की बात है कि बहुत कम वक्त के लिए प्राइम मिनिस्टर रहे। 28 जुलाई 1979 को ये प्राइम मिनिस्टर बने थे। जैसा मैंने आपको कहा, इंदिरा गांधी ने सपोर्ट किया था, लेकिन सिर्फ 23 दिन तक ऑफिशियली ये प्राइम मिनिस्टर रहे, 23 डेज। 23 दिन के बाद इंदिरा गांधी ने सपोर्ट वापस ले लिया। अब इनके खिलाफ एक तरह से कॉन्फिडेंस जो मेजोरिटी थी वो नहीं थी। अब उसमें यह था कि सरकार गिर गई।